देखो बेटा, अब हम ड्वेल नेचर ऑफ मैटर वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, सबसे पहले हमने ड्वेल नेचर ऑफ लाइट पढ़ा कि लाइट का ड्वेल नेचर होता है। लाइट के कुछ फिनोमिनास को हम लाइट के पार्टिकल नेचर से समझाते हैं और कुछ फिनोमिनास को हम वेव नेचर से समझाते हैं। तो लाइट का ड्वेल नेचर होता है। तो लाइट के बिहाफ पर कि लाइट का ड्वेल नेचर क्यों होता है, क्योंकि लाइट की स्पीड होती है। इसी बिहाफ पे बोला गया कि अगर मान लीजिए कोई मैटर है, कोई भी मटेरियल है, अगर मटेरियल भी कुछ स्पीड से जाएगा तो क्या वो भी वेव नेचर शो करेगा। मटेरियल का मतलब पार्टिकल तो है ही। तो ये कंसेप्ट दिया गया कि ऑल मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद वेव नेचर। तो इसके अंदर हम पार्टिकल्स का, जो पार्टिकल्स हैं उनका पार्टिकल नेचर भी पढ़ेंगे और वेव नेचर भी पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स के दोनों नेचर होते हैं। कुछ कंसेप्ट को पार्टिकल के वेव नेचर से समझाते हैं और कुछ को हम उसके पार्टिकल नेचर से समझाते हैं। तो जैसे लाइट का ड्वेल नेचर है, वैसे ही मटेरियल का मतलब पार्टिकल्स का वेव जो है वो भी ड्वेल नेचर होता है। मटेरियल्स का मतलब कोई भी मटेरियल से बना हुआ कोई भी पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो जितने भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स हैं दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद वेव नेचर। ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था। डी ब्रोगली ने अपना हाइपोथेसिस दिया था और डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया गया। तो डी ब्रोगली ने कहा था ऑल मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद वेव नेचर। तो सबसे पहले हम पार्टिकल के पार्टिकल नेचर को ही पढ़ेंगे, मतलब मटेरियल के पार्टिकल नेचर को ही पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले लाइट के ड्वेल नेचर को पढ़ेंगे, लाइट का पार्टिकल नेचर, कि लाइट का जो पार्टिकल नेचर होता है उसके बिहाफ पे हम क्या क्या समझा सकते हैं। तो लाइट के पार्टिकल नेचर में सबसे पहले आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब फोटोन्स, लाइट में फोटोन्स होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट मतलब अगर लाइट को हम किसी मटेरियल पे इंसिडेंट कराएं, कोई भी मटेरियल है, अगर वो मेटल का है, क्योंकि मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और किसी भी लाइट को हम अगर मेटल पे इंसिडेंट कराएं तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। इसको फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का मतलब फोटोन्स के थ्रू पार्टिकल। अब इसमें लाइट के पार्टिकल नेचर को माना गया है। अब इसमें वेव नेचर से हम नहीं समझा सकते कि लाइट को जब हम इंसिडेंट कराते हैं, मतलब फोटोन्स को जब हम इंसिडेंट कराते हैं तो वो फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है। उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट हो जाते हैं मेटल की सरफेस से। इस इमिशन को फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन लिखना है हमें। अब यहाँ मेटल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक मेटल और एक एल्कली मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं, जैसे कोई भी मेटल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब मेटल हैं। तो इन सब मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस होता है। और एल्कली मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इंडियम, सीजियम, ये सब जो मेटल्स हैं इनमें से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन आसान होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए वो कम चाहिए। अब मान लीजिए आप कुछ एनर्जी दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं, तो लाइट से जो एनर्जी मिलती है उसे कहते हैं एच न्यू। लाइट से जो एनर्जी मिली वो मिली एच न्यू। और जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को वापस खींच लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस उन्हें वापस खींच लेंगे। तो उनको कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए कि वो पॉजिटिव आयन के अट्रैक्शन से बाहर निकल जाएं। तो उस मिनिमम एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। उस मिनिमम एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। उससे कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे। तो एल्कली मेटल्स के अंदर जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो कम होती है। अब
मान लीजिए एच न्यू एनर्जी हमने इनको मेटल्स को दी और मेटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एच न्यू एनर्जी मिली। बाहर निकलने के लिए उनको कम से कम एच न्यू नॉट एनर्जी बाहर चाहिए। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इनको बाहर निकलने के लिए इतनी चाहिए। और बाकी जो एनर्जी है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर कर लेते हैं। ये उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सरफेस पे बैठे हैं, कुछ अंदर बैठे हैं। तो जब सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को हम इतनी एनर्जी देंगे तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए मिनिमम इतनी चाहिए, तो बाकी वो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। तो ये बेसिक इक्वेशन है, आइंस्टीन इक्वेशन। ये हमें ये बताती है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को एच न्यू एनर्जी देते हैं और बाहर निकलने के लिए से थ्रेशोल्ड एनर्जी एच न्यू नॉट चाहिए, तो बाकी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर कर लेंगे। और इसको हर्ट्ज ने प्रॉपर्ली एक्सपेरिमेंटली सेटअप किया। उस एक्सपेरिमेंट को हम एक बार देख लेते हैं। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं। इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल दीजिए या वर्क फंक्शन बोल दीजिए, इसे वर्क फंक्शन भी कहते हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्टिंग आउट फ्रॉम फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू फ्रॉम मेटालिक सरफेसेस, वर्क फंक्शन। हर्ट्ज ने क्या किया था कि अपना एक ऑब्जर्वेशन किया था, उसने अपना एक सेटअप किया था। ये हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है और ये दो मेटल की सरफेस हैं। इन मेटल सरफेस से ये एमीटर कनेक्ट है, ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर का मतलब किसी भी पॉइंट को किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसको चाहे तो पॉजिटिव पोटेंशियल देना चाहे पॉजिटिव पोटेंशियल दें, या नेगेटिव पोटेंशियल देना चाहे नेगेटिव पोटेंशियल दें। इस कम्यूटेटर के साथ में एक बैटरी लगा रखी है और एक वोल्ट मीटर लगा रखा है, ताकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह मेज़र कर सकें हम कितना इसमें मेज़र हो रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने के लिए यहाँ पर आपने एक लाइट का सोर्स लिया। मान लेते हैं हम लाइट का सोर्स 100 वॉट का ब्लू कलर का हमारा सोर्स है। हमने अपनी तरफ से पहले से एज्यूम कर लिया 100 वॉट का ब्लू कलर का सोर्स है। अब इसमें से कुछ मतलब 10-10 के स्लैब हमने मान लिए। ये जो मेटल की सरफेस है इसके अंदर कुछ स्लैब्स बने हैं, कुछ मेटल की सरफेस से निकलेंगे, कुछ सरफेस के अंदर से निकलेंगे, कुछ ऐसे निकलेंगे। तो मान लीजिए 10-10 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, 10 इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से बाहर निकले, 10 इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा और अंदर से बाहर निकले, 10 और अंदर से बाहर निकले। ऐसे 10-10 के हमने स्लैब बना लिए। तो हमने टोटल 100 स्लैब्स बना लिए। जो बिल्कुल अंदर से बाहर निकले उनके पास मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। जो थोड़े से उससे कम से बाहर निकले उनके पास में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमने मान लिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं 10 बिल्कुल सरफेस के निकले हैं, और जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपनी कुछ एनर्जी सरफेस तक आते आते खर्च कर देंगे। तो उनके पास सरफेस तक पहुंचते पहुंचते कम एनर्जी बचेगी, तो वो कम एनर्जी से बाहर निकलेंगे। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, ये सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर इन्हें रोकने के लिए जो 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो आराम से पहुँच रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले भी पहुँच रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले भी पहुँच रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो है वो यहाँ तक ही पहुँच पा रहा है, उसको यहाँ से यहाँ तक खींचने के लिए आपको पॉजिटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो जब तक अगर हमने यहाँ पे 4 वोल्ट यहाँ पर दे रखा है, 4 वोल्ट, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स आराम से पहुँच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को भी पहुँचने में। 4 वोल्ट पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुँच रहे हैं। 3 वोल्ट पर थोड़े कम इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे। 3 वोल्ट पर मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है ये नहीं पहुँच पा रहे 3 वोल्ट पे। 3 वोल्ट पर केवल हमारे 90 इलेक्ट्रॉन्स पहुँच रहे हैं। 3 वोल्ट पे 90 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पहुँच रहे हैं। 2 वोल्ट पर थोड़े और भी कम पहुँचेंगे, मान लें 70 इलेक्ट्रॉन्स पहुँच रहे हैं। 2 वोल्ट पे 70 इलेक्ट्रॉन्स पहुँच रहे हैं। 3 वोल्ट पे 90 पहुँच रहे थे, 4 पे सारे पहुँच रहे थे। 1 वोल्ट पर मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन्स पहुँच रहे हैं। 0 वोल्ट पर मान लीजिए 30 इलेक्ट्रॉन्स पहुँच रहे हैं।
-1 वोल्ट पर भी -1 वोल्ट है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा है, ये इतनी ज़्यादा एनर्जी है, ये एनर्जी को एनर्जी चाहिए नहीं, ये तो आराम से पहुंच ही रही है, ये इजीली पहुंच रही है। तो -1 पर मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं, -2 वोल्ट पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं, और -3 वोल्ट पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा, 0 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। तो -3 वोल्ट जो है वो इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, इनके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, मतलब -3 वोल्ट पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। तो इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया -3 वोल्ट। ये हमने स्लैब बना लिया इजी करने के लिए। ये आपको पता है कि जो लाइट होती है वो विबग्योर फॉर्म में होती है, इधर जाओगे फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी, इधर आओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और वेवलेंथ कम होगी। तो ब्लू कलर के कंपैरिजन में जो वॉयलेट कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो अगर मैं यहाँ 100 वॉट ब्लू कलर की बजाय 100 वॉट वॉयलेट कलर का बल्ब ले लूँ तो उससे ज़्यादा एनर्जी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी, ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा एनर्जी से बाहर निकलेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर निकलेगा, 2 वाला मान लीजिए 3 से बाहर निकलेगा, 3 वाला 4 से बाहर निकलेगा, 4 वाला मान लीजिए 6 से बाहर निकलेगा, 6 वाला 8 से बाहर निकलेगा, ऐसे 13 वाला मान लेते हैं हम 15 से बाहर निकल रहा है। 13 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसकी बजाय इलेक्ट्रॉन जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले हैं वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रोकने के लिए हमें -3 नहीं चाहिए, -4 वोल्ट चाहिए, क्योंकि 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो एनर्जी है, जो 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स थे उनको रोकने के लिए यहाँ पर हमने -3 वोल्ट दिया था, -3 वोल्ट से वो रुक रहे थे। लेकिन जो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले हैं उनको रोकने के लिए यहाँ पर -4 वोल्ट देना पड़ेगा, तो उनके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आएगी कि एच न्यू एनर्जी मान लीजिए ये फोटोन्स की आई, एच न्यू नॉट बाहर निकलने के लिए चाहिए, बाकी अपनी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर कर लेंगे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स की। ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं? जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी है, उनको रोकने के लिए हमने वी नॉट पोटेंशियल दिया। वी नॉट पोटेंशियल देकर हमने इलेक्ट्रॉन्स को रोकने का वर्क किया। तो यहाँ पर ½ mv मैक्सिमम स्क्वायर ई वी नॉट के इक्वल आ गया। वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। तो यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में एच न्यू इजिकल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और ई वी नॉट क्या है? ये वो एनर्जी है जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स रुक रहे हैं, और वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है किस पे डिपेंड करेगा? ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? ये फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी कि फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है। इसके बिहाफ पर ही हम आगे ग्राफ बनाएंगे। हमने एक अपनी तरफ से ये मान लिया कि 100 वाट का अगर बल्ब है तो उससे 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, 50 वाट का बल्ब है तो 50 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ब्लू कलर का बल्ब है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और वॉयलेट कलर का बल्ब है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। देखिए इसमें ग्राफ इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहला जो ग्राफ है वो आता है इंटेंसिटी वर्सेस करंट। इंटेंसिटी वर्सेस करंट व्हेन फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी को हम कलर मान सकते हैं कि भाई एक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मतलब कलर फिक्स कर दिया। अब आपने मान लीजिए ब्लू कलर फिक्स कर दिया, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, मतलब पहले 5 वाट का बल्ब लिया है, फिर 10 वाट का बल्ब लिया है, फिर 15 वाट का, इंटेंसिटी बढ़ रही है। इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स से क्या होगा? करंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर ज़्यादा आएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाहर आएंगे तो करंट ज़्यादा होगी। तो इंटेंसिटी वर्सेस करंट व्हेन फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट का ये ग्राफ है।
कि अगर आप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे और इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट भी साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। देखिए बेटा, सेकंड ग्राफ आता है हमारा पोटेंशियल वर्सेस करंट व्हेन फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट एंड व्हेन इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। दो चीज़ हैं, दो तरह के ग्राफ हैं हमारे। तो सबसे पहले हम 100 वॉट का ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो बना रहे हैं। तो 100 वॉट का ब्लू कलर का जो है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल था -3। तो -3 वोल्ट पर करंट जीरो है, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा रहा। पोटेंशियल स्टॉप, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन्स रुक गए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये -3 वोल्ट। और 2 वोल्ट पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, तो 2 वोल्ट पे करंट मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरह का ग्राफ हमारा ये आएगा। ये ग्राफ हमारा 100 वॉट ब्लू कलर का है। अब मान लीजिए आपको इंटेंसिटी रखनी है सेम। इंटेंसिटी सेम का मतलब 100 वॉट का है, तो 100 वॉट हमारी इंटेंसिटी हो गई। तो 100 वॉट के ब्लू कलर से और 100 वॉट के वॉयलेट कलर से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 100 के 100। इसका मतलब करंट बाद में कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन 100 वॉट का अगर वॉयलेट कलर का आपने स्लैब लिया है, 100 वॉट का वॉयलेट कलर का, तो वॉयलेट कलर के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल -4 वोल्ट है। तो -4 वोल्ट पे करंट जीरो है। उसके बाद में कुछ इस तरह का ग्राफ जाएगा और बाद में ये कांस्टेंट हो जाएगा, करंट कांस्टेंट हो जाएगा, करंट दोनों में सेम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 100 वॉट है। 100 वॉट का मतलब 100 इलेक्ट्रॉन्स ही निकल रहे हैं, तो करंट दोनों में सेम है। लेकिन इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल -4 वोल्ट है। तो ये किसके लिए है? ये इंटेंसिटी तो दोनों की सेम है, I1, ये फ्रीक्वेंसी 𝜇1, ये इंटेंसिटी I2, ये फ्रीक्वेंसी 𝜇2। तो I1 = I2 है, इंटेंसिटी दोनों सेम है। और 𝜇2 की वैल्यू 𝜇1 से बड़ी है, क्योंकि जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा 𝜇2 > 𝜇1 के लिए। और देखिए बेटा, सेकंड इसके बाद में ग्राफ है हमारा कि इंटेंसिटी सेम नहीं रख के फ्रीक्वेंसी सेम है और इंटेंसिटी अलग अलग है। तो उसके लिए आपने एक पहले ग्राफ बनाया, 100 वॉट ब्लू कलर का आपने ग्राफ बना लिया। अब आप 50 वाट ब्लू कलर का ग्राफ बना रहे हैं, 50 वॉट। तो 50 वॉट के लिए क्या होगा? 50 वॉट के लिए फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी क्योंकि कलर सेम है, वर्क फंक्शन भी सेम रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम रहेगा। बस 10 की बजाय 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 50 वॉट के लिए। इलेक्ट्रॉन्स वही रहेंगे, 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी रहेगी। इसका मतलब अब स्टॉपिंग पोटेंशियल तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर आपकी इंटेंसिटी कम है, अगर आपने इंटेंसिटी कम है और फ्रीक्वेंसी सेम रखी है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम रहेगा, लेकिन इंटेंसिटी कम की वजह से करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो करंट वाला जो ग्राफ है वो कम हो जाएगा हमारा। बस ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए, अगर मान लीजिए इंटेंसिटी कम हो गई। इंटेंसिटी कम होने का मतलब है पहले 100 वाट का बल्ब था, 50 वाट का है, कलर सेम रहा, ब्लू कलर रहा है। तो ब्लू कलर के लिए हमारे पास में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो 50 वाट के ब्लू कलर के लिए भी 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। बस 10 जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे उसकी बजाय 5 निकलेंगे, आधे निकलेंगे। तो हर के अंदर 5-5 हो गए। इसका मतलब जो करंट की वैल्यू है वो कम हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ग्राफ जो आएगा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा और जो है इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, इसमें करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या होगा कि मान लीजिए ग्राफ 𝜇1 𝜇2 के लिए है, तो 𝜇1 = तो 𝜇2 हो गया, लेकिन I2 < I1 हो गया, क्योंकि इंटेंसिटी कम है। ये इंटेंसिटी कम है तभी तो करंट कम है। तो ये जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का आएगा।